इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन। अपने इस YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में। जयपुर संभाग को पढ़ रहे थे। जयपुर संभाग में जयपुर जिले को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन जयपुर में जयपुर के ज्योग्राफी से संबंधित और कला संस्कृति से संबंधित जितने प्रश्न बनने की संभावना रहती है उसको अपन पढ़ने की कोशिश की थी, और कुछ तथ्य जो बच गए थे उनको आज पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान जिला दर्शन में जयपुर जिला, इसके बाद में अपन इम्पोर्टेंट प्रश्न भी देखेंगे। जयपुर जिले में स्थित प्रमुख सभ्यताएं। जयपुर में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जिससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं? तो पहली सभ्यता है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता कौन से जिले में है? तो बेराट सभ्यता ये जयपुर जिले में विकसित हुई है। ठीक है, अभी जयपुर जिले में है बेराट। बेराट का जो प्राचीन नाम की बात करें तो इस बेराट का प्राचीन नाम है विराट नगर। प्राचीन नाम है बेराट का प्राचीन नाम विराट नगर था। और जयपुर जिला किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई। याद रखेंगे, बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई। और इसका जो समय माना जाता है बेराट सभ्यता, ये 600 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। और यह लोहे युगीन सभ्यता थी। बेराट सभ्यता लोहे युगीन सभ्यता थी। और खोजकर्ता और उत्खननकर्ता में दयाराम साहनी जी का नेतृत्व रहता है। 1935-36 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खोज हुई और इसका उत्खनन हुआ है बेराट सभ्यता का। इसके प्रमुख स्थल है बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव डूंगरी। इस बेराट सभ्यता में प्रमुख स्थल है। चले देखते हैं बेराट सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो बेराट सभ्यता से महाभारत संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। महाभारत कालीन के अवशेष मिले हैं बेराट सभ्यता से। पांडवों ने अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास विराट नगर के राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया था। इस बेराट सभ्यता से महाभारत कालीन अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास के दौरान यहाँ समय व्यतीत किया था, यहाँ पर समय बिताया था विराट नगर के राजा विराट के यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ से महाजनपद संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। भारत में जो 16 महाजनपद चलते थे उनमें से एक महाजनपद है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद भारत के 16 महाजनपदों में नाम आता है। तो महाजनपद में मत्स्य जनपद के साक्ष्य मिले हैं बेराट सभ्यता से। 1600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक के अवशेष मिलते हैं। और इस मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? विराट नगर। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर। मत्स्य जनपद में जयपुर, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र आता है। विराट नगर जो है बेराट का ही प्राचीन नाम है। तो अभी अपन ने देखे महाभारत संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, महाजनपद संस्कृति के साक्ष्य मिले। महाजनपद में कौन से महाजनपद के साक्ष्य मिले? तो मत्स्य जनपद के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले। इस बेराट सभ्यता से बौद्ध धर्म के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक गोलाकार बौद्ध मठ मिला है बेराट सभ्यता से। और बात करें मौर्य संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। मौर्य संस्कृति के भी साक्ष्य बेराट सभ्यता से अपने को मिलते हैं। मौर्य समाज
में जो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक का मौर्य संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। बेराट सभ्यता से सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख, मौर्य में भी कौन से शासक का अवशेष मिलता है? सम्राट अशोक का यहाँ पर एक शिलालेख मिला है, बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख बेराट से मिला है और बीजक की डूंगरी से। ठीक है, बाबरू शिलालेख की खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी, बीजक की डूंगरी से। कहां से की थी? बीजक की डूंगरी से अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा था। किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने। कब खोजा था? इंपॉर्टेंट है, 1837 में। इस बाबरू शिलालेख की भाषा प्राकृत भाषा है और लिपि ब्राह्मणी लिपि में यह बाबरू शिलालेख मिला है। ठीक है, और वर्तमान में जो बाबरू शिलालेख है कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इंपॉर्टेंट है, अशोक का बाबरू शिलालेख राजस्थान की कौन सी सभ्यता से मिला है? बेराट सभ्यता से, बेराट से मिला है। और किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने 1837 में बीजक की डूंगरी से खोजा गया था। इसके अलावा यहां से हिंद यूनानी संस्कृति के साक्ष्य मिले, हिंद यूनानी संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यहां से 36 चांदी के सिक्के मिले हैं। बेराट सभ्यता से हिंद यूनानी कुल 36 सिक्के मिले हैं। 36 सिक्कों में से 28 सिक्के हिंद यूनानी राजाओं के मिले। टोटल यहाँ से 36 सिक्के मिले थे। 36 में से 28 सिक्के हिंद यूनानी राजाओं में मिले थे और जो 28 हिंद यूनानी राजाओं में मिले उनमें से 16 सिक्के जो है अकेला हिंद यूनानी एक राजा मिलेंडर के सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक सिक्के कौन से राजा के यहाँ से मिले हैं? कौन से राजा के मिले हैं? तो मिलेंडर के मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, मिलेंडर के सिक्के मिले हैं। शेष जो 8 सिक्के है, 28 में से जो 8 बाकी के बचे हैं वो है प्राचीन भारत के आहत सिक्के, जिनको पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। और ध्यान रखना, भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानी राजाओं ने ही चलाए हैं। तो ये देखी थी अपन ने बेराट सभ्यता। इंपोर्टेंट बेराट सभ्यता, बेराट का प्राचीन नाम है विराटनगर, जयपुर में है। नदी पूछे बाणगंगा, 600 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक लोहे युगीन सभ्यता है। इसकी खोज और उत्खनन 1935-36 में दयाराम साहनी। प्रमुख स्थल बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव डूंगरी। बेराट सभ्यता से महाभारत कालीन संस्कृति के अवशेष मिले। यहाँ पर पांडवों ने कुछ समय यहाँ पर बिताया था, विराटनगर के राजा विराट के यहाँ। महाजनपद संस्कृति के अवशेष मिले हैं। मत्स्य जनपद का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी विराटनगर थी। बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर बौद्ध मठ मिला है। मौर्य संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख मिला था, कैप्टन बर्ट ने खोजा था 1837 में। बीजक की पहाड़ी से लिपि ब्राह्मणी लिपि, भाषा प्राकृत लिपि। अभी कहाँ है बाबरू शिलालेख? कोलकाता संग्रहालय में। हिंदू यूनानी संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर कुल 36 सिक्के मिले हैं। 36 में से 28 सिक्के हिंदू यूनानी राजाओं के मिले हैं और 28 में से 16 सिक्के अकेला हिंदू यूनानी राजा मिलेंडर के मिले हैं। शेष 8 जो सिक्के हैं, शेष 8 सिक्के आहत सिक्के यानी पंचमार्क सिक्के, जो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं। आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के। चले अगली सभ्यता है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जोधपुरा सभ्यता जयपुर में। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। यह सभ्यता जयपुर जिले में साबी नदी के तट पर स्थित है। साबी नदी के तट पर, साबी नदी अपन ने पढ़ी थी कल। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है। तो इसी साबी नदी के तट पर जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है। इस सभ्यता के उत्खनन में 1972, 73 और 74, 75 ईस्वी में इसका उत्खनन किया है और ये लोहे के उपकरण बनाने की यहाँ पर भट्टियां मिली है, मतलब लोहे कालीन सभ्यता हो गई है। और यहाँ पर शुंग और कुषाण कालीन सभ्यताओं के भी अवशेष मिले हैं जोधपुरा सभ्यता से। एक सभ्यता और है नलियासर सभ्यता। नलियासर सभ्यता जयपुर में है। नलियासर सभ्यता, और इस सभ्यता से प्रत्यार कालीन मंदिरों के अवशेष और प्रारंभिक चौहानों के मंदिर मिलते हैं। प्रारंभिक चौहानों के मंदिर नलियासर सांबर में पड़ता है। नलियासर सांबर जयपुर में। एक किराड़ोत जयपुर जिले में है।
28 तांबे की चूड़ियां मिली है कीराड़ौत सभ्यता से। चलिए ये अपन ने सभ्यता देखी थी, बेराट, नलियासर, जोधपुरा और कीराड़ौत। चले आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं जयपुर में मिले प्रमुख शिलालेख। कौन कौन से शिलालेख जयपुर से मिले हैं? तो पहला शिलालेख देखते हैं आमेर का शिलालेख। आमेर का शिलालेख सन भी याद रखना, इसकी पूछते हैं। आमेर का शिलालेख कौन सी ईस्वी का है? 1612 ईस्वी का है। यह शिलालेख आमेर में स्थित है। इस शिलालेख में आमेर के शिलालेख में कच्छावा वंश की जानकारी मिलती है। आमेर के कच्छावा वंश की जानकारी मिलती है और आमेर के शिलालेख में कच्छावा वंश को रघुकुल तिलक कहा गया है। रघुकुल तिलक कहा गया है और जमुआ रामगढ़ दुर्ग के निर्माण का भी इसमें उल्लेख मिलता है। ये रघुकुल तिलक इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि आमेर शिलालेख में कच्छावा वंश को किससे संबोधित किया गया है? रघुकुल तिलक से संबोधित किया गया है। यस, मान सिंह ने स्थापित करवाया था। ये मान सिंह प्रथम ने स्थापित करवाया था। नेक्स्ट है चाकसू की प्रशस्ति। चाकसू की प्रशस्ति जयपुर के चाकसू नामक स्थान से 813 ईस्वी में यह प्रशस्ति मिली है। इस प्रशस्ति के रचयिता है कर्णिक भानु थे। कर्णिक भानु और चाकसू के गोइल वंशी राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। छोटा शिलालेख है, इतना कोई खास नहीं है। सांबर का लेख, यह लेख सांबर के कुएं पर लगा हुआ है जो बाद में जोधपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। इस लेख में राजा जय सिंह को दानी, पुण्यात्मा, विष्णु भक्त आदि बताया गया है। छोटा है, इतना कोई नहीं है। बरनाला यूप स्तंभ लेख जयपुर के बरनाला नामक स्थान पे 227 ईस्वी का है। आमेर संग्रहालय में है, केवल नाम ध्यान रख लेना। बरनाला यूप स्तंभ लेख आमेर जयपुर में। और सांबर आमेर की बावड़ी का लेख, यह लेख प्रारंभ में सांबर के पास बावड़ी में लगा हुआ, वर्तमान में आमेर संग्रहालय में है। छोटा है, पहला वाला इंपोर्टेंट। चलते हैं आगे। प्रमुख सिक्के, चलिए सिक्के की बात करते हैं। चलो ऊपर रहेगा दिखता। प्रजामंडल देख लेते हैं। प्रजामंडल, प्रजामंडल में देखिए जयपुर है, प्रजामंडल है। जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। इसके साथ सन भी याद रखनी है और यह भी ध्यान रखना, यह जयपुर जो प्रजामंडल है राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल। सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो बताएंगे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। कब हुई? 1931 में। और इसके संस्थापक कौन है? कर्पूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, लेकिन ये इतना नहीं चल पाया था, असफल हो गया था। फिर इसका वापस पुनर्गठन किया जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इसका वापस पुनर्गठन हुआ था। 1940 में इसके अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री बने थे जयपुर प्रजामंडल का। 1942 में इसका जो पुनर्गठन हो गया, इसका विघटन हो गया था, एक आजाद मोर्चा का गठन हुआ था। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल का विघटन होकर के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग को लेकर के कुछ सदस्य चाहते थे कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले और कुछ चाहते थे कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले। इसको लेकर के एक आजाद मोर्चा का गठन हुआ। आजाद मोर्चा का गठन होता है। फिर बाद में 1942 में जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य समझौता होता है। दोनों को वापस एक करते हैं, जिसको जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। आपको तो याद रखना कि जेंटलमैन एग्रीमेंट जो समझौता है, वो जेंटलमैन एग्रीमेंट ये किससे संबंधित है? तो बताएंगे जेंटलमैन एग्रीमेंट ये अपने जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। और जेंटलमैन एग्रीमेंट जो समझौता है वो किस प्रजामंडल से है? तो जयपुर प्रजामंडल से। कब हुआ? 1942 में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ जेंटलमैन और एग्रीमेंट। 1946 में जयपुर में पहली बार उत्तरदायी सरकार बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
सिक्के की बात करें, प्रमुख सिक्के, जयपुर रियासत में कौन कौन सी सिक्के? ये राजस्थान की पहली रियासत थी जहां पर सिक्के डालने की टकसाल थी, जयपुर में। तो यहाँ सिक्के जाड़शाही सिक्के, सीधा सीधा आता है कि जाड़शाही सिक्के कौन सी रियासत में है? तो जाड़शाही सिक्के जयपुर रियासत में। जाड़शाही सिक्के कौन सी रियासत में प्रचलित है? जयपुर रियासत में। जयपुर रियासत में मुगल काल में प्रचलित सिक्कों को जाड़शाही सिक्के है, जिसमें 6 टहनियां की एक जाड़ी होती है, जाड़ का चिन्ह होता है, 6 टहनियां होती है, ऐसे जाड़ टाइप का होता है, इसीलिए इसको जाड़शाही सिक्के नाम दिया गया है। नेक्स्ट है नगर सिक्के। नगर सिक्के जयपुर रियासत के उनियारा ठिकाना, अभी उनियारा कहाँ पड़ता है? वैसे उनियारा टोंक में, अभी 8% कहाँ है? उनियारा टोंक में। यहाँ से मालव जनपद के अवशेष मिले, मालव जनपद है ना, मालव जनपद, उनियारा टोंक नगर। ये सिक्के संभवतः विश्व के सबसे छोटे और हल्के सिक्के माने जाते हैं, नगर सिक्के। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हाली सिक्के। हाली सिक्के महाराजा माधो सिंह द्वारा चलाए गए हाली सिक्के। तो कौन कौन सी चीजें देखी अपन ने? एक तो जयपुर प्रजामंडल देखा है, इंपॉर्टेंट है। 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने इसकी स्थापना की है, ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल। फिर 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इसका पुनर्गठन किया। 1940 में हीरालाल शास्त्री इसके अध्यक्ष बनते हैं। फिर इसका 2 भागों में विभाजन हो गया, आजाद मोर्चा का गठन होता है। फिर बाद में इसको दोनों को जोड़ दिया जाता है और जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ। इसका विभाजन क्यों हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने को लेकर के। सिक्के में जाड़शाही सिक्के, नगर सिक्के, हाली सिक्के, ये सिक्कों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति। जयपुर जिले से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन वे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 ईस्वी में जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ, जोबनेर कस्बे में। हीरालाल शास्त्री ने प्रलय जीवन शास्त्र पुस्तक लिखा था। इन्होंने प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र पुस्तक लिखी है और 1949 ईस्वी में बृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। जो चौथा चरण हो रहा था एकीकरण का, इस चौथे चरण में मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन है? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री है। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आ जाए तो टीकाराम पालीवाल बताओगे, टीकाराम पालीवाल। और जीवन कुटीर नामक संस्था 1900 जीवन कुटीर संस्था चलाई थी इन्होंने, जीवन कुटीर संस्था। और फिर शास्त्री जी का 28 दिसंबर 1974 ईस्वी में इनका स्वर्ग जाना हो गया है। और इनकी प्रमुख जो रचना है, गीत भी है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः इनकी रचना है और इनका गीत है। इनकी एक पुत्री थी शांताबाई, पुत्री थी शांताबाई। शांताबाई की स्मृति में यह जीवन कुटीर पाठशाला की स्थापना की गई 1936 में, जो अभी वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है ये? निवाई टोंक में, निवाई टोंक में है। ये मूलतः इस नाम से संस्था थी, जीवन कुटीर संस्था। शांताबाई की स्मृति में ये इस पाठशाला की स्थापना की गई थी, जीवन कुटीर संस्था। और आगे चल करके ये वनस्थली विद्यापीठ के नाम से भी जानी जाती है। कहाँ है ये? निवाई टोंक में। चलिए हीरालाल शास्त्री जी को देखा था अपन। आगे है अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी करना है, अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 ईस्वी में जयपुर के जैन परिवार में हुआ था। जयपुर में जैन परिवार में 1880 में जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक अर्जुनलाल सेठी को माना जाता है। अर्जुनलाल सेठी को जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक माना जाता है।
वर्ष 1907 में इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी नामक विद्यालय खोली थी अजमेर में। 1907 में खोली थी, है ना। 1907 में कहाँ खोली थी? अजमेर में खोली थी। फिर जो बाद में 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से जयपुर में स्थानांतरित कर दिया। इंपोर्टेंट, जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना जयपुर में कब होती है? तो 1908 में। और अजमेर में इसकी स्थापना कब होती है? 1907 में। इसका जो उद्देश्य था इसे जैन वर्धमान पाठशाला का कि युवकों को क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण देना होता था। अपने जोरावर सिंह जी बारट और प्रताप सिंह बारट वो अर्जुन लाल सेठी जी से ही प्रशिक्षण लिया था। तो यहीं पर युवकों को, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था इसमें। चलो इसको छोड़ देते हैं। ये अगला है निमाज हत्याकांड। एक महंत जो काफी पैसे वालों वगैरह था, तो उनसे धन लूटने में एक काम किया था। निमाज हत्याकांड, महंत की हत्या हो गई थी, जिसके कारण इनको 7 साल की सजा हुई थी और फिर जेल में रखा था, वेलूर जेल में। कौन सी जेल में रखा था? वेलूर जेल में। अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार करके वेलूर जेल में रखा था। इससे पहले 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने में जो योजना बनी थी, प्लानिंग बनी थी, वो प्लानिंग अर्जुन लाल सेठी की ही प्लानिंग थी। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने की। फिर एक आमिर चंद जो है वो मुख्य बगीर हो गया था। उन्होंने बताया था कि ये जो प्लानिंग है वो अर्जुन लाल सेठी जी की है, इसलिए गिरफ्तार कर दिया गया था, लेकिन सबूत नहीं मिलने के कारण छोड़ दिया जाता। फिर निमाज हत्याकांड में महंत के हत्या के आरोप में इनको वापस सजा होती है। 7 साल की सजा हुई, वेलूर जेल में रखा गया। जब वेलूर जेल से वापस छूट करके आ रहे हैं तो पूना रेलवे स्टेशन पर 2000 लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया है और अंग्रेजी शासन काल में इनको चौमू का जिलाधीश पद का जो पद दिया जा रहा था। तो अर्जुन लाल सेठी ने उस नौकरी को त्यागते हुए कहा कि यदि मैं राज्य में अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ऐसे कौन से क्रांतिकारी हुए हैं जो जिलाधीश पद का त्याग करते हुए कहा कि यदि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? अर्जुन लाल सेठी। फिर 23 दिसंबर 1941 को अजमेर में देहांत हो गया है, स्वर्ग लौट चुके हैं और अजमेर दरगाह में इनको दफना दिया गया है। एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जो हिंदू जैन होते हुए भी अजमेर में दफनाया गया है, तो अर्जुन लाल सेठी। हाँ, पंडित टोडरमल की बात करें तो टोडरमल राजस्थानी गद्य में साहित्य रचना करने वाले पहले विद्वान थे और जिनका जन्म जयपुर में 1740 में हुआ। 3 वर्ष में 65,000 श्लोकों की इन्होंने सप्रमाण टीकाएं लिखकर साहित्य जगत को चकित कर दिया था। ब्रजमोहन लाल शर्मा 1908 में जयपुर में जन्म हुआ है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अजमेर में केंद्रीय जेल में नजरबंद रखा गया था। ब्रजमोहन लाल शर्मा। नेक्स्ट मुंशी देवी प्रसाद 18 फरवरी 1848 में जयपुर में जन्म हुआ। मुंशी देवी प्रसाद को लोग कानून की माता और कानूनी के नाम से जाना जाता है। मुंशी देवी प्रसाद को कानून की माता कहते हैं। 1923 में जोधपुर में मृत्यु हो जाती है मुंशी देवी प्रसाद जी की। ये है हीरालाल शास्त्री जी। ये हीरालाल शास्त्री जी और आप है धर्मपत्नी रतन शास्त्री और उनकी पुत्री का क्या नाम था? शांताबाई, जिनके स्मृति में जीवन कुटीर संस्था वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। चले आप अर्जुन लाल सेठी जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे देश को आजादी करवाने में, आज भारत को आजाद करवाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है अर्जुन लाल जी सेठी की। चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं और फिर समापन करते हैं इसका। राजस्थान का पहला साइबर थाना जयपुर में। और ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे पहले पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली
1 जनवरी 2011 से जयपुर और जोधपुर में आरंभ की गई। पुलिस कमिश्नर प्रणाली 1 जनवरी 2011 से जयपुर और जोधपुर में आरंभ की गई है। ठीक है, पहला राजस्थान का पहला साइबर थाना जयपुर में। राजस्थान के जयपुर शहर में भारत की सबसे बड़ी रसोई स्थापित की गई है। चलो, जयपुर जिले के चौमू के कलेवा योजना का शुभारंभ किया है, कोई इतना खास नहीं। राज्य के पहले ग्राम न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय का उद्घाटन 27 नवंबर 2010 को जयपुर के बस्सी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एम वीरप्पा मोइली ने किया था। तो राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ आरंभ किया गया? बस्सी में। कब? 2010 में। राजस्थान का पहला औषधि केंद्र जयपुर में। विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर कहाँ है? जयपुर में। कल्कि मंदिर जो है भगवान विष्णु का एक अवतार होगा, कल्कि अवतार है। घोड़े का जो है, घोड़े के पैर के आकार का एक खड्डा है, प्रतिवर्ष वो खड्डा भर रहा है। जिस दिन वो खड्डा भर जाएगा उस दिन भगवान कल्कि का अवतार होगा, ऐसा माना जाता है। तो ये देखा था अपन ने जयपुर, और अब इसके करेंगे अपन क्वेश्चन आंसर। जो चीजें कुछ छूट गई होगी वो प्रश्नों के अंतर्गत आ जाएगी। प्रश्नों को आप जरूर देखना, और यदि और भी कोई चीज छूट गई है तो आप कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।